हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभातम। मैं आपका दोस्त डी के व्यास एक बार पुनः व्यास एजुकेशन हब के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको 73वें गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का जो पर्व है, इस पर्व को हमारा देश 73वें गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहा है। दोस्तों, गणतंत्र की बात करें तो हमारा राष्ट्र 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था, अर्थात हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक 26 जनवरी को हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस गणतंत्र दिवस मनाने की कड़ी के दौरान जो आज का गणतंत्र दिवस है, ये हमारे लिए एक हर्षोल्लास का विषय है। दोस्तों, आज हम जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, यह 73वां गणतंत्र दिवस है और इस 73वें गणतंत्र दिवस के लिए मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, हम बात करें अब हमारे विषय के बारे में। हम मौर्य काल पढ़ रहे थे और मौर्य काल में भी जो मौर्यकालीन स्थापत्य कला है उसके बारे में बात कर रहे थे। दोस्तों, मौर्यकालीन स्थापत्य कला में हमने जो अशोक के लेख हैं उनकी चर्चाएं की। अशोक के लेखों में हमने शिलालेख पढ़े और शिलालेखों को भी दो भागों में विभाजित किया, वृहद और लघु शिलालेख। वैसे ही स्तंभ लेखों के बारे में हमने चर्चा की और उनको भी दो भागों में विभाजित किया, वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। उन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली है दोस्तों। और आज हम चर्चा करने वाले हैं गुहालेखों के बारे में। तो हेडिंग डालो दोस्तों, गुहालेख। गुहालेख 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 से तात्पर्य दोस्तों, किसी पहाड़ी को काटकर किसी पहाड़ी को काटकर उसमें एक गुफा का निर्माण किया गया और उस गुफा के जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार पर किसी न किसी प्रकार के लेख उत्कीर्ण करवाए गए या उस पर कोई चित्र अंकित करवाया गया। उन्हें ही कहा गया है गुफा या गुहालेख। क्या कहा गया है? गुफा या गुहालेख कहा गया है। दोस्तों, भारत में अनेक गुफाएं देखने को मिली हैं जहां पर अनेक प्रकार के लेख व चित्र अंकित हमें मिलते हैं। दोस्तों, हम देखें अजंता की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। इसके अलावा हम बात करें जो अशोक और अशोक के पोते द्वारा निर्मित जो सप्तघर या सप्तपर्णी गुफा है, उस पर निर्मित लेख हैं उनके बारे में, जो कि बिहार से मिले हैं। नागार्जुनी और बराबर की पहाड़ियों से उनके लेख हमें प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मौर्यकालीन गुहालेखों के बारे में। तो मौर्यकालीन गुहालेख हैं, उनमें हमें दो प्रकार के या दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके गुफा लेख हमें देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो एक तो अशोक खुद है और एक अशोक का पोता है दशरथ। उन दोनों के हमें गुफालेख देखने को मिलते हैं। तो गुफालेख से तात्पर्य दोस्तों, जैसे एक पहाड़ी है, ठीक है, तो इस पहाड़ी का ये वाला भाग काट करके ये भाग काट दिया, ठीक है, इस भाग को काट करके अंदर इनमें रहने के लिए आवास बना दिया और जो इनके ये दरवाजे हैं, इन दरवाजों पर इन्होंने कोई लेख अंकित करवा दिए। तो दोस्तों, ये गुफाएं है ना, ये गुफाएं बनाई गई थी आजीवक संप्रदाय के जो श्रमण है उनके लिए। इन गुफाओं का निर्माण किया गया था और इन पर किसी न किसी प्रकार के लेख हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे करके जैसे ये गुफा है, इसका द्वार हो गया, तो द्वार से यहाँ इसका जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार पर किसी न किसी प्रकार के लेख अंकित हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार के गुफाओं का निर्माण मौर्य काल में किया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अशोक ने कौन कौन सी गुफाएं बनवाई उनके बारे में बात करेंगे। अशोक ने नागार्जुन की पहाड़ी पर सुदामा, कर्ण चौपड़ व विश्व चौपड़ नामक गुफाओं का निर्माण किया। लिखो दोस्तों, अशोक ने नागार्जुन पहाड़ी पर कर्ण चौपड़, सुदामा व विश्व झोंपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण करवाया। जबकि अशोक के पोते दशरथ ने बराबर की पहाड़ी पर गोपिका, वहियक तथा वददिका नामक गुफाओं का निर्माण करवाया।
दोस्तों हम चार्ट के माध्यम से समझें तो अशोक का देखें दोस्तों, ये अशोक है। तो अशोक ने कौन सी, नागार्जुन की पहाड़ी पर, नागार्जुन की पहाड़ी, ये समझ लो नागार्जुन की पहाड़ी है। और इस नागार्जुन की पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण तो अशोक ने कराया। एक तो कर्ण चौपड़, दूसरा है विश्व झोंपड़ी, और तीसरा है सुदामा। ठीक है, अब यहीं देखें अशोक के पोते का, तो दशरथ द्वारा निर्मित। तो दशरथ ने कौन कौन सी बनाई, कहाँ पे बनवाई, तो इसने बनाई बराबर की पहाड़ी पर, बराबर की पहाड़ी। ठीक है, तो बराबर की पहाड़ी पर इसने भी 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। कौन कौन सी, गोपिका, वह्यक, और तीसरी है वदतिका। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 गुफाओं का निर्माण तो दशरथ ने बराबर की पहाड़ियों पर करवाया था, जबकि नागार्जुन की पहाड़ी पर इन गुफाओं का निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया। दोस्तों जो नागार्जुनी पहाड़ी है, इस नागार्जुनी पहाड़ी पर दशरथ ने एक गुफा का निर्माण करवाया, जिसे लोमेश ऋषि की गुफा कहा जाता है। लोमेश ऋषि की गुफा किसने करवाया दोस्तों, इसका निर्माण दशरथ द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, दशरथ द्वारा। अब दोस्तों ये 7 गुफाएं हो गई। इन 7 गुफाओं को सामूहिक रूप से सप्तपर्णी गुफा कहा जाता है, या सप्तगर गुफा कहा जाता है। तो एक बार दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों गुहा लेखों में आगे नोट करो, अशोक के पोते दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर लोमेश ऋषि की गुफा का निर्माण करवाया था। तो किसका निर्माण करवाया था दोस्तों, लोमेश ऋषि की गुफा का निर्माण करवाया था। अब हमने 7 गुफाएं देख ली। ठीक है, सुदामा, कर्ण चौपड़, विश्व झोंपड़ी, गोपिका, वह्यक और वदतिक और लोमेश ऋषि। इन 7 गुफाओं को सामूहिक रूप से सप्तघर या सप्तपर्णी गुफा कहा जाता है। तो आगे लिखो, नागार्जुनी व बराबर की पहाड़ियों पर निर्मित 7 गुफाओं को सप्तघर या सप्तपर्णी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सप्तपर्णी या सप्तघर गुफा के नाम से भी से हम जानते हैं। दोस्तों बात करें, ये गुफाएं हैं, इन गुफाओं का निर्माण आजीवक संप्रदाय के जो श्रमण होते हैं उनके लिए की गई थी। तो लिखो ये भी, इन गुफाओं का निर्माण आजीवक संप्रदाय के श्रमणों के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था दोस्तों, जो आजीवक संप्रदाय के श्रमण हैं उनके लिए इनका निर्माण किया गया था। मैंने आपको पहले ही बताया, जो आजीवक संप्रदाय है, इस आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलिपुत्र गोसाल थे। कौन थे दोस्तों, मखलिपुत्र गोसाल थे। तो ये किसके, बुद्ध और महावीर स्वामी के भी समकालीन माने जाते हैं। तो आजीवक संप्रदाय के जो श्रमण थे उनके निवास के लिए अशोक और अशोक के पोते दशरथ ने कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया, जिन्हें सामूहिक रूप से सप्तघर या सप्तपर्णी गुफा कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी गुहा लेखों के बारे में हमने बात की। अब नेक्स्ट बात करेंगे जो आजीवक संप्रदाय है, उस आजीवक संप्रदाय के बारे में। तो दोस्तों लिखो, हेडिंग डालो, आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय। दोस्तों आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलिपुत्र गोसाल द्वारा की गई। तो लिखो, इसकी स्थापना मखलिपुत्र गोसाल द्वारा की गई। ये बुद्ध व महावीर स्वामी के समकालीन थे। किसके दोस्तों,
बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन थे। जो बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों कथा वस्तु, उस कथा वस्तु का जो रचनाकार है वो भी मखलिपुत्र गौसाल है। कौन है दोस्तों? कथा वस्तु का रचनाकार मखलिपुत्र गौसाल है। तो दोस्तों मखलिपुत्र के बारे में बात करें तो मखलिपुत्र महावीर स्वामी और मखलिपुत्र में बनती नहीं थी कुछ ज़्यादा, तो नहीं बनती थी, तो दोनों में आपस में द्वेष था। तो महावीर स्वामी को लगता था कि मखलिपुत्र का जो संप्रदाय है, आजीवक संप्रदाय, ये कहीं जैन संप्रदाय से ज़्यादा नहीं हो जाए। तो कई जगह किंवदंतियाँ भी प्रचलित है कि मखलिपुत्र गौसाल को महावीर स्वामी ने अपनी तंत्र विद्याओं से क्या कर दिया था? मरवा दिया था। तो इस प्रकार का हमें किंवदंती देखने को मिलती है। अब ये वास्तविक है या नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन इस प्रकार की हमें कहीं कहीं किंवदंतियाँ देखने को मिलती है। तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? मखलिपुत्र गौसाल ने। और ये किसके समकालीन थे? बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन माने जाते हैं। अब दोस्तों हमने शिलालेख पढ़ लिए, स्तंभ लेख पढ़ लिया, गुहा लेख पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन स्तूप कला। क्या पढ़ेंगे? स्तूप कला। एक बार दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं स्तूपों के बारे में। स्तूप लेखन की जो परंपरा है दोस्तों, उसका हम प्रारंभिक उल्लेख देखें तो वो वेदों में हमें देखने को मिलता है। तो स्तूप लेखन का प्रारंभ वेदों से माना जाता है, परंतु प्रॉपर रूप से स्तूप लेखन की जो परंपरा है उनका आरंभ बौद्ध काल से माना जाता है। कब से माना जाता है? बौद्ध काल से माना जाता है। तो एक बार ये नोट कर लो, स्तूप प्राचीनतम उल्लेख वेदों में देखने को मिलता है, जबकि वास्तविक रूप से स्तूप निर्माण की परंपरा बौद्ध काल से मानी जाती है। कब से मानी जाती है दोस्तों? बौद्ध काल से मानी जाती है। तो प्रारंभ कब से हुआ? लगभग जो वैदिक काल है उस वैदिक काल में भी हमने देखा कि स्तूप निर्माण की जो चर्चा है उसमें की गई है, जबकि वास्तविक रूप से जो स्तूप निर्माण है उसकी परंपरा हम देखें तो बौद्ध काल से मानी जाती है। कब से मानी जाती है दोस्तों? बौद्ध काल से मानी जाती है। तो अब हम बात करें जो बौद्ध काल है, उस बौद्ध काल में जो बुद्ध है उस बुद्ध के जो अवशेष हैं और बुद्ध के अवशेषों को तथा उसके अनुयायियों के अवशेषों को 4 भागों में विभाजित कर स्तूपों का निर्माण किया गया। अर्थात कितने प्रकार के स्तूप बनाए? 4 प्रकार के स्तूप बनाए। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के स्तूप बनाए गए। एक वे स्तूप जहां बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष अर्थात उनके जो शारीरिक अवशेष हैं वो रखे गए, उन्हें शारीरिक स्तूप नाम दिया गया। दूसरे स्तूप वे जहां पारिभोगिक स्तूप, जो बुद्ध द्वारा काम में ली गई कोई वस्तु थी और उन वस्तुओं को उस स्तूप में रखा गया, उन्हें पारिभोगिक स्तूप कहा गया। नेक्स्ट थर्ड है दोस्तों संकल्पित या पूजार्थक स्तूप, अर्थात जहां बुद्ध की पूजा के लिए स्थान बनाकर उस पर स्तूप बना दिया गया, उन्हें पूजार्थक या संकल्पित स्तूप कहा गया। नेक्स्ट बात करें दोस्तों उद्देशिका स्तूप, अर्थात किसी उद्देश्य को लेकर कि भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध की जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने से प्रचार या बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उन कार्यों को लेकर बनाए गए स्तूपों को उद्देशिक स्तूप कहा गया है। कि स्तूप बना लिया, उस स्तूप को देखकर लोगों के मन में क्या होगा? बौद्ध धर्म के प्रति आध्यात्म का जन्म होगा और बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए वो लोग कटिबद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार से बनाए गए जो स्तूप है उन्हें उद्देशिका स्तूप कहा गया। बात करें दोस्तों जो स्तूप है उन स्तूपों के बारे में, प्रारंभ में देखा कि जो बुद्ध है, बुद्ध के मरने के बाद जो उसके अवशेष हैं उनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया, लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि अशोक ने जो 8 भागों में बुद्ध के अवशेषों को विभाजित किया उनमें से 7 स्थानों से जो बुद्ध के अवशेष थे उनको निकालकर लगभग अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। कितने दोस्तों? 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। तो हम देखेंगे एक बार जो स्तूप है उस स्तूप की आकृति किस प्रकार की होती है और वो किस प्रकार से होता है और किस कहाँ पर जो अवशेष हैं वो रखे जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बौद्ध साहित्य में। तो दोस्तों ये आपके सामने है स्तूप का एक चित्र। अब देखिए दोस्तों जो प्रारंभिक गेट हमारे घरों में भी होता है, तो जो प्रारंभिक प्रवेश द्वार था उस प्रवेश द्वार को तोरण द्वार कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? उस प्रवेश द्वार को तोरण द्वार कहते थे।
तो ये प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार पर क्या होता है, जो बुद्ध है, जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं थी जिन्हें जातक कथाओं के नाम से जानते हैं, तो 500 से ज्यादा ऐसी कथाएं हैं जो बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। उन कथाओं का अंकन हमें इन तोरण द्वारों पर देखने को मिलता है। किन पर? इन तोरण द्वारों पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो स्तूप है, इस स्तूप का निर्माण एक मिट्टी के ढेर पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? मिट्टी के ढेर पर। एक मिट्टी का बड़ा सा टीला होता है, उस टीले के ऊपर उस पर स्तूप का निर्माण किया जाता है। तो मेदी से तात्पर्य दोस्तों मिट्टी का ढेर। मिट्टी का ढेर क्या है दोस्तों? मिट्टी का ढेर। इस पर ये क्या करेंगे, स्तूप बनाएंगे। ठीक है, एक गोला सा बनाते हैं जिसको हम अंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंड। ठीक है, जो गोला बना हुआ दिख रहा है आपको, ये इस गोले को क्या बोलेंगे? अंड। इस गोले के जो ऊपरी भाग है, इसके चारों तरफ ये क्या बनाते हैं? प्रदक्षिणा पथ। हम कहते हैं ना, परिक्रमा देते हैं हम। तो ऐसी ही प्रदक्षिणा पथ इस अंड के ऊपरी हिस्से पर बनाई जाती है। और जो इसका लास्ट ऊपरी हिस्सा होता है, जिसे रेलिंग नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? रेलिंग नाम दिया जाता है। अब हम बात करें जहां बुद्ध का जो अवशेष रखा होता था, क्या? बुद्ध का अवशेष, तो ये स्थान होता है जहां मेदी है, मेदी के जस्ट ऊपर एक छोटा सा स्थान बना करके जो बुद्ध के जुड़े हुए अवशेष है, उन अवशेषों को रखा जाता था। उसे हम कहते हैं धातु मंजूषा। क्या? धातु मंजूषा। यहाँ यहाँ बुद्ध से जुड़ी वस्तुएं रखी जाती हैं। ठीक है, क्या? यहाँ जो बुद्ध है और बुद्ध से जुड़ी हुई वस्तुएं रखी जाती है, जिसे क्या कहा गया? धातु मंजूषा। अब आप देखते होंगे मंदिर होते हैं, मंदिरों के ऊपर एक इस प्रकार का चौकोर सा बना होता है। ठीक है, जिसे बौद्ध साहित्य में हर्मिका कहा गया। क्या कहा गया? हर्मिका। फिर एक झंडा लगाने के लिए क्या होता है? एक पोल होता है जिसमें एक ध्वज सा लगा होता है, जिसे छत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्र। और सबसे ऊपर एक गोल सा, ठीक है, ऊपर से नुकीला सा गोल सा एक वो रहता है, वो लगा रहता है, जिसे कहा जाता है दोस्तों यष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यष्टि कहा जाता है। तो ये थी दोस्तों स्तूपों के बारे में बात। आगे और स्तूपों के बारे में चर्चा करेंगे, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब हमने स्तूप देख लिया, स्तूप किस प्रकार का होता है। अब हम स्तूप के प्रकार देखेंगे। तो दोस्तों हेडिंग डालो, स्तूप के प्रकार। स्तूप के प्रकार। तो स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार देखें तो शारीरिक स्तूप। शारीरिक स्तूप। दूसरा देखें दोस्तों तो है पारिभौगिक। पारिभौगिक स्तूप। नेक्स्ट थर्ड देखें दोस्तों, वो है पूजार्थक या संकल्पित स्तूप। नेक्स्ट फोर्थ देखें दोस्तों, वो है उद्देशिका स्तूप। उद्देशिका स्तूप। चारों के बारे में मैंने आपको बताया। जहां बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं शरीर से जुड़े हुए, उन्हें शारीरिक स्तूप। जहां बुद्ध के द्वारा काम में ली गई कोई वस्तु है, उस वस्तु को रखा गया है, उसकी पूजा की जाती है, वो पारिभौगिक स्तूप। पूजार्थक या संकल्पित स्तूप, जहां बुद्ध की पूजा के लिए ही स्थान बनाया गया या मूर्ति को रख करके पूजा की जाती है, उसे संकल्पित। उद्देशिका, किसी उद्देश्य से, अर्थात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के बनाए गए स्तूपों को उद्देशिका स्तूप नाम दिया गया है। दोस्तों अब जो स्तूपों के बारे में कुछ बातें हैं उनको नोट कर लीजिए। तो लिखो सबसे पहले दोस्तों, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उसके अवशेषों पर बनाए गए अर्धवृत्ताकार इमारत को स्तूप कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? स्तूप कहा गया। बात करें कि जो दक्षिणी भारत है, उस दक्षिण भारत में पर्वतों और चट्टानों को काटकर स्तूपों का निर्माण किया गया है। दक्षिणी भारत में पर्वतों व चट्टानों को काटकर किसका? स्तूपों का निर्माण किया गया है। तो नोट लिख लो, जरूरी नहीं है कि कहाँ पे बने, मिट्टी के ढेर पर ही स्तूपों का निर्माण हो। तो लिखो आगे, दक्षिणी भारत में चट्टानों व पर्वतों को काटकर स्तूपों का निर्माण किया गया है।
कहाँ पे? दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, जबकि उत्तर भारत में हम देखें तो उत्तर भारत में जो स्तूप बने हैं वो स्तूप किसी मेदी अर्थात मिट्टी के ढेर पर या मिट्टी के ढेले पर बने हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। और दक्षिण भारत में जो स्तूप है वो किस पे बने हुए हैं? या तो चट्टान को काट कर बनाए गए हैं या किसी पर्वत को काट करके बनाए गए हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो स्तूप का ठोस मध्य में भाग स्थित होता है उसे अंड कहते हैं या गर्भ कहते हैं। मैंने आपको बताया कि मैंने स्तूप बनाया और इसका जो गोला सा भाग है, ये बीचवा, ये सबसे ठोस भाग होता है, इसे क्या कहा जाता है? अंड कहा जाता है। तो लिखो, स्तूप के मध्य के ठोस भाग को अंड या गर्भगृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अंड या गर्भगृह कहा जाता है। इसके बाद बात करें दोस्तों, जो अंड होता है इसके ऊपर एक चौकोर घेरे की स्थिति आपको दिखाई दी। अंड के ऊपर एक चौकोर सी स्थिति आपको दिखाई दी, ठीक है, इसे हर्मिका कहा गया। अंड के ऊपरी भाग पर चौकोर आकृति को हर्मिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हर्मिका कहा जाता है। हम बात करें, जो हर्मिका है, हर्मिका के बीच में एक लोहे की या धातु की छड़ होती है, जिस पर मैंने कहा आप ध्वज लगाते हो, जो आप ध्वज लगाते हो उसे छत्र या यष्टि कहा गया। क्या कहा गया? छत्र या यष्टि कहा गया। तो लिखो, हर्मिका में स्थित लोहे व धातु की छड़ को यष्टि कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? यष्टि कहा गया। जो इसके ऊपर मैंने बताया, इसके ऊपर एक लोहे की छड़ लगी होती है और इस लोहे की छड़ में हम ध्वज वगैरह लगाते हैं, इसे क्या कहा? यष्टि कहा गया। इसके बाद देखें तो जो यष्टि है, उस यष्टि के ऊपर एक कलश था, ठीक है, यहाँ एक कलश था, ऊपर से तो गोल सा और ऊपर से ऐसे चौंच वाला, ठीक है, इसे क्या कहा गया? इसे छत्र कहा गया। क्या कहा गया? छत्र कहा गया। तो यष्टि के ऊपर रखे कलश को छत्र कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? छत्र कहा गया। किसके ऊपर? यष्टि के ऊपर जो लिखा हुआ था उसे क्या कहा गया? छत्र कहा गया। अब बात करें दोस्तों, जहां जो ये छत्र था, ठीक है, जहां छत्र को स्थापित किया जाता था उसे वर्ष स्थल भी कहते हैं। तो लिखो, जो स्थान जहां छत्र को स्थापित किया जाता था उसे वर्ष स्थल भी कहते हैं। वर्ष स्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ष स्थल। तो ये स्तूप के बारे में हमने देखा कि स्तूप का कौन सा भाग क्या कहलाता है और किस भाग को क्या कहते हैं। अब जो ये तो हो गया ऊपरी, और जो अंड का ऊपरी भाग है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब अंड के जो चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ होता था। तो लिखो, अंड के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ का मतलब होता है दोस्तों, हम परिक्रमा देते हैं ना, उसे परिक्रमा मार्ग को क्या कहा गया है? प्रदक्षिणा पथ। तो परिक्रमा मार्ग, प्रदक्षिणा पथ होता था जिसके चारों ओर रेलिंग लगी होती थी तथा स्तूप का प्रवेश द्वार तोरण द्वार कहलाता था। क्या कहलाता था? तोरण द्वार कहलाता था। तो दोस्तों ये हो गया स्तूप। स्तूप के बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ से हमें कौन कौन से स्तूप मिले हैं, उनके बारे में एक बार दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों हम देखें मौर्यकालीन स्तूपों के बारे में, तो मौर्यकालीन स्तूपों में हमें देखने को मिलते हैं सांची, सारनाथ और भरतमुख का स्तूप। लेकिन इनका विस्तार हम देखें तो शुंग काल में इनका विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो ये भी नोट कर लो, सांची, सारनाथ व भरहुत स्तूप का काल खंड मौर्य युग माना जाता है, परंतु इनका विस्तार शुंग काल में हुआ। कब हुआ दोस्तों? शुंग काल में हुआ। अर्थात जो स्तूप है
इन स्तूपों का विकास कौन से काल में देखने को मिलता है? शुंग काल में हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये बने हुए कब के हैं? ये मौर्य काल के बने हुए माने जाते हैं। अब दोस्तों बात करें जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके जो शरीर है, उसके शरीर के जो अवशेष हैं तथा उनके अन्य अवशेष हैं, उन अवशेषों को 8 स्थानों में विभाजित कर लिया गया और 8 स्थानों में विभाजित करने के बाद उन पर स्तूपों का निर्माण किया गया। बात करें दोस्तों कालांतर में मौर्य काल में अशोक ने इन 8 में से 7 स्थानों के अवशेषों को निकालकर लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। तो लिखो, बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया, परंतु कालांतर में अशोक ने इन 8 स्थानों में से 7 स्थानों से अवशेषों को निकालकर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। कितने स्तूपों का दोस्तों? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। कितने स्थानों से अवशेष निकाले उसने? 7 स्थानों से अवशेष निकाले। दोस्तों बात करें कि वो एक कौन सा रामग्राम स्तूप है, नेपाल में स्थित रामग्राम स्तूप से वो उसके अवशेष नहीं निकाल पाया था। ठीक है, बुद्ध के अवशेषों को नहीं निकाल पाया। कौन से? रामग्राम नेपाल स्थित जो स्तूप है वहां से। तो ये भी नोट करके लिख लो, अशोक नेपाल स्थित रामग्राम स्तूप से अवशेष निकालने में असफल रहा। अब बात करें दोस्तों, एक शासक हुआ है मगध का अजातशत्रु। अजातशत्रु ने जो बुद्ध के अवशेष थे, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद क्या किया? जो बुद्ध के अवशेष थे उन बुद्ध के अवशेषों पर ऐसे कहा कि इन सब पर तो मेरा अधिकार है और किसी राजा का कोई भी अधिकार नहीं है। तो बुद्ध के अवशेषों पर अधिकार जताने वाला शासक था मगध का राजा अजातशत्रु। तो ये भी लिख लो, मगध के शासक अजातशत्रु ने बुद्ध के अवशेषों पर अपना अधिकार जताया। अर्थात ये तो सब किसके हैं? ये सब मेरे ही हैं। अब बात करें दोस्तों स्तूपों के बारे में। जो स्तूप है उनकी जो प्रारंभिक निर्माण की स्थिति है वो देखें तो प्रारंभिक निर्माण की स्थिति ये लकड़ी से बने होते थे। किससे? लकड़ी से। फिर धीरे धीरे हम देखें कि मौर्य काल में इन्हें ईंटों से निर्मित किया गया। उत्तर मौर्य काल में इनका निर्माण पत्थरों द्वारा किया गया। तो ये भी नोट कर लीजिए, स्तूप निर्माण में सर्वप्रथम लकड़ी का प्रयोग किया गया। इसके उपरांत मौर्य काल में स्तूपों का निर्माण ईंटों से किया गया तथा मौर्योत्तर काल में इन्हें पत्थरों से बनाया गया। प्रारंभ में लकड़ी का प्रयोग, फिर मौर्य काल में किसका? ईंटों का प्रयोग, और उत्तर मौर्य काल में पाषाण का प्रयोग स्तूप निर्माण में किया गया। अब बात करें जो स्तूप है उनमें सबसे प्राचीन स्तूप की बात करें तो नेपाल में स्थित पीपरहवा स्तूप सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है। जबकि भारत में सबसे प्राचीन स्तूप की बात करें दोस्तों तो भारत में स्थित सबसे प्राचीन स्तूप भरतुत स्तूप है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो लिखो, सबसे प्राचीन स्तूप नेपाल स्थित पीपरहवा स्तूप है। कौन सा है?
सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? नेपाल में स्थित पिपरावा स्तूप। जबकि भारत की बात करें तो भारत का सबसे प्राचीन स्तूप भरतुत स्तूप है। जबकि भारत में स्थित सबसे प्राचीन स्तूप भरतहुत स्तूप है, जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। तो भारत में स्थित सबसे प्राचीन स्तूप तो कौन सा? भरतहुत। ठीक है। जबकि सबसे प्राचीन स्तूप पूछा जाए कौन सा है? पिपरावा नेपाल में स्थित स्तूप है, वो सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे जो अशोक का स्तूप है, सांची का स्तूप, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। भारत में स्थित सबसे विशाल स्तूप सांची का स्तूप है। कौन सा है दोस्तों? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है दोस्तों। और जो ये स्तूप है, इस स्तूप को 3 भागों में बांटा गया है। पहले तो ये लिख लो, यह है सबसे विशाल स्तूप है। तो सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप। ये भी लिखो, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों इसको। भाग ए, भाग ब और भाग स। इन 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे बड़ा स्तूप है इन तीनों में, वो भाग ए है। कौन सा है? ए। फिर भाग ब, फिर भाग स। बात करें भाग ए में, बुद्ध से जुड़े हुए अवशेषों को रखा गया है। क्या? जो बुद्ध थे, उन बुद्ध से जुड़े हुए अवशेषों को भाग ए स्तूप में रखा गया है। जबकि भाग ब स्तूप में जो बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं, उनके अवशेषों को रखा गया है। नेक्स्ट बात करें भाग स स्तूप। भाग स स्तूप में जो बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे, सारिक पुत्र प्रकरण तथा मोगदयालन के अवशेष रखे हुए हैं। तो लिखो, 3 भाग कर ले पहले इसके अपन। भाग ए, भाग ब और भाग स। तो ये दोस्तों इसके बारे में लिखो, यह है सबसे बड़ा स्तूप है। तो 3 भाग है, 3 स्तूप है यहाँ पे। तो भाग ए स्तूप, भाग ब स्तूप, भाग स स्तूप। तो यह सबसे बड़ा, जो भाग ए वाला है, यह सबसे बड़ा स्तूप है। इसमें बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। किसको? जो बुद्ध के अवशेष है उनको इसमें रखा गया है। भाग ब की बात करें दोस्तों, इसमें बौद्ध धर्म के प्रचारकों के अवशेषों को रखा गया है। जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, उनके अवशेषों को स्तूप जो ब है इसमें रखा गया है। जो स्तूप से है, इसमें बात करें दोस्तों, इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य, 2 शिष्य थे दोस्तों प्रमुख। उनके बारे में बात करें, एक तो सारिक पुत्र प्रकरण, सारिक पुत्र। एक कौन थे? सारिक पुत्र। और दूसरे थे मोगदयालन, मोगदयालन। तो जो इसमें बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य हैं, सारिक पुत्र और मोगदयालन, इनके अवशेषों को रखा गया है। इनके अवशेषों को रखा गया है। तो जो बुद्ध के शिष्य थे प्रमुख, जिनको हम मानते हैं सारिक पुत्र और मोगदयालन, उनके अवशेषों को भाग स स्तूप में रखा गया है। अब हम बात करें दोस्तों, जो बुद्ध के अवशेष है, ये बुद्ध के अवशेष मुख्यतः हमें 5 स्थानों पर अवस्थित जो संग्रहालय हैं भारत में, उनमें रखा गया है। तो अगली लाइन में नोट करके लिखो, बुद्ध के अवशेषों को 5 संग्रहालयों में रखा गया है। कितने संग्रहालयों में रखा गया है दोस्तों? 5 संग्रहालयों में रखा गया है। इनमें कोलकाता संग्रहालय, बड़ोदरा संग्रहालय, पटना संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय और अमरावती संग्रहालय में इनके अवशेषों को रखा गया है। तो 5 संग्रहालयों के नाम लिख लो। कोलकाता संग्रहालय। दूसरे की बात करें दोस्तों तो पटना संग्रहालय। थर्ड लिखो दोस्तों, वडोदरा संग्रहालय।
नेक्स्ट चौथा है दोस्तों दिल्ली संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों पांचवा, वो है अमरावती संग्रहालय। दोस्तों इनकी बात करें, जो बड़ोदरा संग्रहालय गुजरात में, पटना बिहार में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, दिल्ली दिल्ली में अवस्थित है और अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थित है। इन 5 संग्रहालयों में हमें बुद्ध से जुड़े हुए जो अवशेष हैं वो सुरक्षित देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब आप इनको नोट कर लीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नोट कर लो दोस्तों। मैंने आपको संग्रहालय के बारे में बताया कि जो बुद्ध के अवशेष हैं 5 स्थानों पर रखे हुए हैं। उन 5 संग्रहालयों में दोस्तों हम देखें, जो पटना संग्रहालय है, उस पटना संग्रहालय में जो बुद्ध का अस्थि कलश है वो रखा हुआ है। जो बुद्ध के अस्थि कलश महानिर्वाण के बाद जो अस्थियां थी उनको एक कलश में रखा गया, और वो बुद्ध का जो अस्थि कलश है वो पटना संग्रहालय में रखा हुआ है। तो लिखो, पटना संग्रहालय में बुद्ध का अस्थि कलश रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है दोस्तों? पटना संग्रहालय में। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अमरावती संग्रहालय में। अमरावती संग्रहालय में बुद्ध का दांत क्या रखा हुआ है दोस्तों? बुद्ध का दांत रखा हुआ है दोस्तों। लेकिन एक अमरावती संग्रहालय है, इस अमरावती संग्रहालय में रखे हुए बुद्ध के दांत को दर्शन करने के लिए बाहर नहीं दिखाया जाता, क्योंकि चोरी होने के डर से इसे सार्वजनिक रूप से दर्शन के लिए नहीं रखा जाता है। किसके लिए नहीं रखा जाता है दोस्तों? दर्शन के लिए नहीं रखा जाता है। अब बात करें दोस्तों जो गुजरात है, उस गुजरात के देवन मोरी नामक स्थान से एक सोने की बोतल मिली है। गुजरात के देवन मोरी नामक स्थान से एक सोने की बोतल मिली है जो कि 1700 वर्ष पुरानी है, जिसमें ब्राह्मी भाषा में दशे बला शरीर निराया लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है बुद्ध के पवित्र अवशेष। तो नोट करके लिख लो दोस्तों। गुजरात के देवन मोरी नामक स्थान से एक सोने की बोतल मिली है जो कि 1700 वर्ष पुरानी है, जिस पर ब्राह्मी भाषा में दशह बला शरीर निराया, क्या दोस्तों? दशह बला शरीर निराया लेख अंकित है, जिसका अर्थ है पवित्र अवशेष। क्या होता है दोस्तों? बुद्ध के पवित्र अवशेष। अब दोस्तों हमने जो स्तूप कला है या स्तूप निर्माण की जो परंपरा है मौर्यकालीन, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे मौर्यकालीन नगर नियोजन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? मौर्यकालीन नगर नियोजन के बारे में। एक बार दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। हम मौर्यकालीन नगर नियोजन के बारे में बात करें दोस्तों, तो मौर्यकालीन नगर नियोजन में हमने देखा जो मगध है, मगध की प्रारंभिक राजधानी के रूप में हमें राजगृह व ग्रीवरज दिखाई पड़ती है, जबकि कालांतर में हमने देखा कि इसकी राजधानी के रूप में हमें पाटलिपुत्र हमें देखने को मिलती है। जब हर्यक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी ग्रीवरज या राजगृह से परिवर्तित कर एक नए शहर की स्थापना कर उसको अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया, तो उदयन ने सोन व गंगा नदियों के किनारे किसकी स्थापना की? पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। लिखो दोस्तों, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या ग्रीवरज थी, जिसे कालांतर में परिवर्तित कर पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों जो पाटलिपुत्र स्थापित किया, तो पाटलिपुत्र नगर के बारे में बात करें तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन द्वारा की गई। तो लिखो, पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन द्वारा गंगा व सोन नदियों के संगम पर
की गई। कहाँ की गई दोस्तों? गंगा और सोन नदियों। तो पाटलिपुत्र कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। और इसकी स्थापना किसने की? उदयन द्वारा की गई। और उदयन कौन से वंश का था? हर्यक वंश का था। कौन से वंश का था दोस्तों? हर्यक वंश का था। अब बात करें दोस्तों, जो वर्तमान हम देखें तो वर्तमान में जो पाटलिपुत्र है, इस पाटलिपुत्र के अवशेष हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? तो बिहार में दो गांव है दोस्तों, एक तो बुलंदीबाग और एक कुम्हरहारा। बुलंदीबाग और कुम्हरहारा से हमें पाटलिपुत्र के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो लिखो, वर्तमान में बिहार स्थित बुलंदीबाग व कुम्हरहारा नामक स्थानों से पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कि पाटलिपुत्र यहीं स्थित था, इसके अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? बुलंदीबाग से और कुम्हरहारा नाम के स्थानों से हमें पाटलिपुत्र के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो पटना है, इस पटना के जो राजमहल, जो पाटलिपुत्र है, इस पाटलिपुत्र के राजमहलों का निर्माण लकड़ी से किया गया था। तो लिखो, पाटलिपुत्र के महलों का निर्माण लकड़ी से किया गया था। किससे किया गया था? लकड़ी से किया गया था। अब बात करें जो पाटलिपुत्र है, इसके नगर प्रशासन की जो जानकारी है हमें मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से देखने को मिलती है। तो लिखो, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की जानकारी मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से देखने को मिलती है। किससे मिलती है दोस्तों? इंडिका से। और इंडिका किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने। तो इंडिका की रचना किसने की? मेगस्थनीज ने की। और मेगस्थनीज की इस पुस्तक से हमें जो पाटलिपुत्र है उसके नगर प्रशासन तथा मौर्यकालीन नगर प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो यूनानी इतिहासकार है स्ट्रेबो, इस स्ट्रेबो ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा नाम दिया है। क्या नाम दिया है? पोलीब्रोथा। तो लिखो, यूनानी इतिहासकार स्ट्रेबो ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। क्या कहा दोस्तों? पोलीब्रोथा। किसने कहा? यूनानी इतिहासकार स्ट्रेबो ने। किसने? स्ट्रेबो ने जो पाटलिपुत्र है इसे क्या कहा? पोलीब्रोथा कहा। अब बात करें नेक्स्ट इतिहासकार के बारे में, वो है एरियन। एरियन ने कहा कि जो पाटलिपुत्र नगर है, ये पाटलिपुत्र नगर तत्कालीन रोम है, उस तत्कालीन रोम का जो सूसा और एकबतना नगर है, जो कि उसके नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था, उससे भी सुंदर नगर नियोजन कहाँ का है? पाटलिपुत्र का है। किसने कहा? एरियन ने। एरियन ने कहा कि जो पाटलिपुत्र के नगर नियोजन है ये तत्कालीन रोम के सूसा और एकबतना नगरों से भी सुंदर है। तो लिखो, यूनानी इतिहासकार एरियन ने कहा कि पाटलिपुत्र की सुंदरता तत्कालीन रोम के सूसा व एकबतना नगरों से भी अधिक है। तो सूसा और एकबतना जो रोम के नगर थे सुंदर, उससे भी अधिक सुंदर किसे बताया गया है? पाटलिपुत्र। और किसने बताया? यूनानी इतिहासकार एरियन ने बताया है। नेक्स्ट बात करें हम दोस्तों, तो फाहियान ने कालांतर में पाटलिपुत्र के महलों के बारे में कहा, इन महलों का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया है। तो ये भी नोट कर लो, कालांतर में फाहियान ने कहा कि पाटलिपुत्र के महलों का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया है। देवताओं द्वारा किया गया है। किसने कहा? फाहियान ने कहा कि जो पाटलिपुत्र के महल है, इन महलों का निर्माण देवताओं ने किया है। किसने किया है? देवताओं ने। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी ने अपने शासन के दौरान
जो पाटलिपुत्र है उस पाटलिपुत्र के अवशेषों पर पटना नामक नगर बसाया था। तो लिखो कालांतर में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र के अवशेषों पर पटना नगर बसाया। तो दोस्तों हमने मौर्यकालीन नगर नियोजन के बारे में बात कर ली। हम कल पढ़ेंगे मौर्यकालीन मुद्रा और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मंच को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।